तो देखो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का, रोटेशनल मैकेनिक्स, जैसे कि तुम जान भी रहे हो, कल इन्फॉर्म भी कर दिए थे। ठीक है, इसी को रिजिड बॉडी मैकेनिक्स भी बोला जाता है। मैकेनिक्स बोलना इसलिए प्रेफर कर रहे हैं ताकि उसमें दोनों चीज आ जाए, स्टैटिक्स भी आ जाए और डायनामिक्स भी आ जाए, इसलिए वर्ड यूज करना। बाकी बहुत जगह ऐसे ही बोला था रिजिड बॉडी डायनामिक्स, वो भी चलता है। रोटेशनल डायनामिक्स भी बोला जाता है, इसको कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहला अगर तुम लोग बेसिक जस्ट रिवाइज करके आए हो या कहीं से भी देख के आए हो, तो सबसे पहला टॉपिक इसमें क्या होता है, टर्म होता है जो हम लोग डिफाइन करते हैं, वो क्या है बताओ अगर पढ़ के आओ। रिजिड बॉडी। बिल्कुल सही, रिजिड बॉडी को सबसे पहले डिफाइन करना होता है, क्योंकि पूरे चैप्टर में हम लोग बॉडी को रिजिड ही मान के चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला तो इसमें यही होता है कि रिजिड बॉडी का मतलब क्या, इस टर्म का मतलब क्या। रिजिड बॉडी तो पहले तुम लोग को ही बताना है कि रिजिड बॉडी क्या होता है। रिजिड बॉडी मतलब कोई भी पार्टिकल रिजिड बॉडी पे जब उसे मोशन से उसका दो पार्टिकल के बीच का सेपरेशन अनचेंज हो। बिल्कुल सही बोलो, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 100% सही डेफिनेशन बोल रहे हो। रिजिड बॉडी का मतलब एक वैसा बॉडी जिसमें किसी भी दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस समय के साथ, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। उन दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी जितना है 2 सेकंड बाद, भले ही वो रिजिड बॉडी मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, सीआरटीएम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, किसी भी तरह का मोशन कर रहा है, बट उनमें से किसी भी दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस जो है ड्यूरिंग द मोशन रिमेन्स कांस्टेंट, मोशन के दौरान कांस्टेंट ही रहेगा, तो बोलते हैं रिजिड बॉडी है। सिंपल डेफिनेशन यही है इसका रिजिड बॉडी का। ये रिजिड बॉडी इज डिफाइंड एज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। बहुत सारा पार्टिकल है हमारे पास, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स such that the distance between any two particles remains constant। ऑब्वियसली कांस्टेंट किसके रिस्पेक्ट में, कुछ नहीं बोलना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही होगा, बट स्पेसिफिक होने के लिए जस्ट लिख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहे या डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो भी लिख लो। ठीक है, ठीक है। ड्यूरिंग द मोशन भी लगा सकते हो, ड्यूरिंग इट्स मोशन, मोशन के दौरान किसी भी दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो। बिल्कुल डेफिनेशन यही है, बट डेफिनेशन से कुछ एक दो पॉइंट है जो लॉजिकली हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे इस डेफिनेशन का कंक्लूजन। डेफिनेशन में उसको हम नहीं लिखना पसंद करेंगे, उसका कंक्लूजन। सबसे पहला वैसे तुम जान रहे होगे, पढ़े हो थोड़ा बहुत तो पता तो होगा ही वैसे, बट थोड़ा लॉजिकली डेफिनेशन से कंक्लूड करते। सबसे पहला बोला जाता है रिजिड बॉडी में किसी भी दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या है, चेंज नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। इस डायग्राम में आते हैं एक्चुअली हम अगले किसी भी दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, रिजिड बॉडी में किसी भी दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, तुम लोग जान रहे हो, डेफिनेशन यही बोलता है और कुछ नहीं बोलता। इसका मतलब सुनना गौर से, मान लो कोई भी दो पार्टिकल मान लिए ए और ये तुम्हारा पार्टिकल भी, उस रिजिड बॉडी के अंदर कोई भी दो पार्टिकल ले लिए, ए कॉमा बी जनरल पार्टिकल है, कोई भी दो, एनी टू पेयर, कोई भी एक पेयर ले सकते हो। ठीक है, मान लो ये पार्टिकल का वेलोसिटी कुछ भी होगा, किधर भी होगा हमें नहीं पता, उसे हम दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लिए। एक इन दोनों के बीच जो लाइन देख रहे हो ए से लेके बी तक, डेफिनेशन क्या बोलता है, यह ए बी लेंथ या डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता ड्यूरिंग द मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी।
ए बी ही रहेगा। अगर 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है। तो अगर हम इस ए के वेलोसिटी का दो कंपोनेंट कर लें, एक अलोंग ए बी एंड एक परपेंडिकुलर टू ए बी, ऊपर नीचे किधर भी हो सकता है, वो जस्ट डायग्राम में लिए हम ऊपर वी sin थीटा, उधर इसका भी कंपोनेंट कर दिए, बी के वेलोसिटी का एक अलोंग द लाइन बी cos थीटा और एक बी sin थीटा, कुछ भी हो कंपोनेंट दो कर सकते हैं हम लोग, किसी भी वेक्टर का दो कंपोनेंट कर ही सकते हैं किसी भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर यह रिजिड बॉडी है तो ए बी लेंथ क्या हो सकता है, चेंज नहीं हो सकता। डेफिनेशन बोलता है रिजिड बॉडी का कि कोई भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता। तो यह पॉसिबल कब है, जब बी ए cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो, बीबी cos थीटा बीबी टू। cos। क्यों बताओ क्यों, इन दोनों में कुछ बोल सकते हैं क्या? हाँ बोलो। कि ये जो दोनों वेलोसिटी है, मतलब अप्रोच का वेलोसिटी या सेपरेशन बिल्कुल का, सही बोल रहे हो, सेपरेशन ना बॉडी वाला परपेंडिकुलर अप्रोच वाला का है। कंपोनेंट डिस्टेंस चेंज करने में हेल्प नहीं करता है, ये रोटेटिंग वाला जो है जो रोटेटिंग अलोंग द लाइन है वही चेंज करेगा। बट ये क्या बोलता है डेफिनेशन रिजिड बॉडी, किसी भी दो पार्ट के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता। अगर ये 4 से इधर आएगा तो इसको भी 4 से आगे भागना पड़ेगा ताकि बीच का डिस्टेंस मेंटेन रहे। जी कॉमन चीज है, मान लो हम यहाँ है, तुम बगल में खड़े हो मेरे बगल में, और हमारे तुम्हारे बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होना है। मान लो तुम अगर मेरे तरफ 4 मीटर पर सेकंड से आ रहे हो तो हमको भी 4 से भागना पड़ेगा इधर, ताकि वो बीच का डिस्टेंस मेंटेन रहे। तुम 2 मीटर इधर आए, हम 2 मीटर और खसक गए, तो वो डिस्टेंस मेंटेन रहा। फिर 2 तुम आ गए और हम 2 हम उधर भाग गए। तो इसलिए अलोंग द लाइन जो है वो वेलोसिटी किसी भी दो पार्टिकल का जो होगा वो सेम होगा, ताकि दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज ना हो। डेफिनेशन का ही कंक्लूजन है सिंपल। रिजिड बॉडी में किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करो तो अलोंग द लाइन वाला जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी वो सेम होना पड़ेगा किसी भी दो पार्टिकल के लिए। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी बोलता है कि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स कैन नॉट चेंज, ये चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, इसको तुम लोग लिख सकते हो, वर्ड्स में लिखना तो वर्ड्स में लिख सकते हो या डायग्राम बनाना डायग्राम बना लो क्विकली। कंक्लूजन ये है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जीरो होगा। जितना ये है उतना ही ये है, तो रिलेटिव लोग घटा करके तो वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ जस्ट हम ये लिख सकते हैं कि बी ए cos थीटा 1 इज इक्वल टू बी बी cos थीटा 2 फॉर ए रिजिड बॉडी। बी ए cos थीटा 1 is equal to BB cos theta 2। सेपरेशन वेलोसिटी इसी को बोलते थे, सेपरेशन या अप्रोच जो भी बोल लो, तो वो नहीं हो सकता क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है। ना तुम हमसे सेपरेट हो सकते हो अलोंग द लाइन, ना तुम हमसे अप्रोच, जितने पे उतने पे ही रहोगे रिजिड बॉडी, जितने डिस्टेंस पे उतने पे ही रहोगे। ये सबसे पहला पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट, हम बोल रहे हैं किसी भी दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं, हम नहीं, एक्चुअली रिजिड बॉडी का डेफिनेशन बोल रहा है डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता। तो हम ये बोल रहे हैं उस रिजिड बॉडी में डिफॉर्मेशन नहीं हो सकता। डिफॉर्मेशन बोलने से मतलब होता है कोई चीज हम लोग नहीं बोलते हैं दब गया, थोड़ा फैल गया, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। एक्सपेंशन कंट्रैक्शन जैसा चीज हम लोग रिजिड बॉडी में नहीं लेके चलेंगे। वो जैसा वैसा, मतलब ठोस जैसा समझो, मतलब वो ना ही ये कंप्रेस हो सकता है और ना ही इलोंगेट हो सकता है रिजिड बॉडी, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। यानी इसी डेफिनेशन दूसरे वर्ड्स में ऐसा बोल सकते हो सिंपल लैंग्वेज में, कि हम लोग बोल सकते हैं कि उसमें कंप्रेशन भी नहीं हो रहा और ना ही इलोंगेशन हो रहा है। उसका लेंथ ब्रेथ हाइट डायमेंशन जो है वही है, वो चेंज नहीं होने वाला। उसका ना वॉल्यूम घट रहा है ना छोटा हो रहा है, जो उसका सरफेस एरिया है वो भी उतना ही है, चेंज नहीं हो रहा। क्योंकि वो अगर चेंज हो गया तो फिर डेफिनेशन फेल हो जाएगा, डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। कुछ ऐसा समझो, अगर ये इतने पे था और तुम इसको मान लीजिए एक्सपैंड हो गया, तो एक्सपैंड जो ही होगा बीच का गैप बढ़ सकता है, बढ़ घट सकता है, जो कि पॉसिबल नहीं। पर प्रैक्टिकली ऐसा होता होगा, जब तुम किसी चीज पे फोर्स वगैरह लगाओगे तो यार कुछ ना कुछ इधर उधर होता है, डिफॉर्मेशन होता ही होता है। तो ये एक्चुअली आइडियलाइजेशन है, और हम लोग इसी आइडियलाइजेशन में पूरे चैप्टर में काम करने वाले हैं। रिजिड बॉडी, कोई भी बॉडी आएगा रोटेशन में कहीं पे भी हम लोग रिजिडी मान के चलेंगे, डिफॉर्मेशन इग्नोर करेंगे। तो जस्ट लिख लो नोट में करके कंफ्यूजन करके, देयर इज नो डिफॉर्मेशन इन ए रिजिड बॉडी। ऑब्वियसली डेफिनेशन का ही कंक्लूजन है, मतलब डेफिनेशन जो बोल रहा है वही बात को दूसरे वर्ड से हम लोग बोले जा रहे हैं। देयर इज नो डिफॉर्मेशन इन रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी में
डिफॉर्मेशन नहीं होता है, किसी भी दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होता है, सब बात एक ही है, बोलने का अलग तरीका है। उन दोनों के बीच जो लाइन ज्वाइन हो रहा है उसके अलोंग वाला वेलोसिटी इक्वल होता है, अभी जस्ट लिखे हैं कुछ देर पहले। ये सारा पॉइंट इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट बोलेंगे, तीनों आपस में एक जैसा ही पॉइंट है। जो शब्दों का चयन हम लोग अलग अलग कर रहे हैं बट बोलना एक ही चीज चाह रहे हैं। चलो ठीक है, फिर आ जाओ, ये 3 पॉइंट हो गया, ठीक है। अब आता है रिजिड बॉडी में बहुत सारा पॉइंट, बहुत सारा पार्टिकल, डेफिनेशन ही बोल रहा है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारा पार्टिकल। अगर हम किसी एक पार्टिकल पे बैठ जाएं, उस रिजिड बॉडी के किसी एक पार्टिकल पे बैठ जाएं और दूसरे पार्टिकल को ऑब्जर्व करें तो वो कैसा मोशन कर रहा होगा? सर्कुलर मोशन। बिल्कुल राइट आंसर है, राइट आंसर। पार्टिकल फुल शायद आए हो, चलो बिल्कुल सही, सहमत है हम इससे। बट अब मेरा क्वेश्चन ये काउंटर क्वेश्चन, तुम आंसर ये दोगे कि डिस्टेंस दोनों का चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट डिस्टेंस पे मूव करना है तो सर्कल ही पॉसिबल है, ठीक है, ये आंसर होता है जनरली। हम ये पूछ रहे हैं, अगर मान लो मेरे पे बैठे बी को देख रहे, बी एक स्फीयर में मूव करे तो क्या प्रॉब्लम है? स्फीयर का भी तो रेडियस कांस्टेंट होता है, तो हम बोलेंगे स्फेरिकल मोशन क्यों नहीं पॉसिबल है, उसमें भी तो डिस्टेंस कांस्टेंट है। तुम पे बैठो, बी तुम्हारा एक स्फीयर पे मूव कर रहा है, तुमसे डिस्टेंस उसका कांस्टेंट अभी भी। लेकिन स्फीयर में मूव करने के लिए मतलब 3 डायमेंशन मोशन होगा तो क्या उससे प्रॉब्लम है क्या? वैसा पॉसिबल नहीं है क्या कोई पार्टिकल स्फीयर में मूव करे? वैसे एक ही मतलब परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? भैया हम ये कर रहे हैं, रिजिड बॉडी एक प्लेन है, प्लेन पे स्फेरिकल मोशन बहुत कम है। ठीक है, मान सकते हैं कुछ हद तक, ये मान सब सकते हैं। बट तुम जब डेफिनेशन बोल रहे हो उस टाइम तुम ये नहीं बोल रहे हो कि मतलब 2 डायमेंशनल मोशन ही मान रहा है ऐसा कुछ। बट कुछ हद तक बात सही है तुम्हारा, कुछ हद तक बात सही है। बट सिर्फ हम इस डेफिनेशन को सिर्फ देखें, ये बोल रहा है कि डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, बोले डिस्टेंस चेंज डेफिनेशन में तो और कुछ ऐसा नहीं बोला गया कि डेफिनेशन में कि रिजिड बॉडी का जो मोशन होता है वो 2, जब तुम यहाँ लिख रहे हो डेफिनेशन में ड्यूरिंग इट्स मोशन, यहाँ बोल नहीं रहे हो कि हमको मोशन प्लेनरी अज्यूम कर रहे हैं, कुछ सिंपल किसी भी तरह का मोशन हो सकता है, 3D हो 2D हो कुछ भी। जस्ट इसमें सोचना, वैसे आंसर सही है, बिल्कुल सही है कि सर्कुलर ही होगा, बट स्फेरिकल क्यों नहीं हो सकता, इसमें जस्ट थिंक दे सकते, सोच सकते हो। ये क्योंकि सारा पार्टिकल रिजिड बॉडी प्लेन में लाई करता है, सारा पार्टिकल रिजिड बॉडी के प्लेन में लाई करता है, सारा पार्टिकल एक ही प्लेन में नहीं लाई कर रहा, पहले बात तो ये समझ जाओ। हम तुमसे बोले मेरे पास एक सिंपल समझ जाओ यार, स्फीयर ही ले लो, तुम सारे पार्टिकल को प्लेन में कैसे बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। सारा पार्टिकल स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो तुम उसको प्रोजेक्ट करने का सेंस बोलना चाह रहे हो, जो कुछ बोला जाता है लेक्चर में, हम सब लोग बोला करते हैं प्लेन में एक प्लेन में हो रहा है, एक्चुअली वो सारा पार्टिकल प्रोजेक्शन होता है प्लेन, बट सच में सारा पार्टिकल एक प्लेन में नहीं है, कोई जरूरी नहीं है यार। सिंपल एक लंबा सा मान लो क्यूबॉइड हम ले ले यार, सिंपल ले लो क्यूबॉइड 3D का कोई भी चीज, उसको घुमा दे, रोटेट करा दे, क्यूबॉइड का सारा पॉइंट अलग अलग प्लेन में, तुम एक प्लेन में नहीं बोल सकते, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, बट मोशन वो सर्कुलर ही करेगा। देखो इसका रीजन कुछ हद तक ये है, अगर तुम स्फेरिकल मानना है तो मान लो, बट सिर्फ वही 2 पार्टिकल नहीं है, बाकी पार्टिकल उनसे भी डिस्टेंस कांस्टेंट रहना है। भाई 2 के लिए तो फिक्स तुम कर दे, ठीक है, इन 2 को मान लिया कि स्फीयर मूव कर रहा है, बट यही 2 थोड़ी ना, और सारा भी है। तो सबके लिए जब स्फीयर मानोगे तो तुमको ऐसा दिखेगा एक के लिए डिस्टेंस कांस्टेंट कर रहा है बट दूसरे के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस वेरी कर जा रहा है। तो साइमल्टेनियसली हर तरफ से डिस्टेंस सेम होने के लिए तुमको सर्कुलर अज्यूम करना पड़ेगा, तुम स्फेरिकल नहीं ले सकते हो। स्फेरिकल एक पेयर में तो होल्ड कर जाएगा, बट ये डेफिनेशन क्या बोल रहा है? एनी 2 पार्टिकल्स, किसी भी 2 पार्टिकल के बीच, ठीक है, बाकी चलेगा, कोई नहीं, बस सोचने के लिए बोले थे, सर्कुलर मोशन चलता है, तुमको इतना डिस्कशन करने का जरूरत भी नहीं है, बट जस्ट पूछ लिए। तो अब डेफिनेशन अपना क्लियर हो जाता है रिजिड बॉडी का, ठीक है, सिंपल 1 लाइन का डेफिनेशन है, ड्यूरिंग द मोशन डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पार्टिकल्स कैन नॉट चेंज, कोई भी 2 पार्टिकल से डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता। आइडियलाइजेशन है, एग्जांपल का बात करते हैं, एग्जांपल तो रिजिड बॉडी का बोलो कुछ भी, एक एग्जांपल दो, एक दो कुछ भी। स्फीयर हो जाएगा, स्फीयर क्या सच में वो रिजिड बॉडी होगा? कोई तुम एग्जांपल दोगे तो? सच में कोई नहीं होगा, सच में कोई नहीं, बिल्कुल सही, मतलब आइडियल एग्जांपल अगर बोलो रिजिड बॉडी का तो डज नॉट एग्जिस्ट, बट हम लोग जस्ट अप्रोक्सीमेटली मतलब ऐसा चीज लेते हैं जिसमें लगभग डिफॉर्मेशन 0.5% हो या 0 समथिंग परसेंट, तो लगभग बोलने के बाद डिफॉर्मेशन नहीं है उसमें। सिंपल बोल दो, मोबाइल ही अपना ले लो यार, बोल सकते हैं मेरा मोबाइल रिजिड बॉडी एक
अच्छा एग्जांपल है, रिजिड बॉडी एग्जैक्टली नहीं है बट क्लोज टू रिजिड बॉडी का एग्जांपल तुम दे सकते हो, जिसमें डिफॉर्मेशन तुम उतना ऑब्जर्वेबल नहीं है बट हो रहा होगा, बट इग्नोर कर सकते हो। और बहुत सारा ऐसा सिचुएशन होता है जहां पे डिफॉर्मेशन सच में हो रहा है, जैसे मान लो स्प्रिंग का बात है, वहां पे तुम डिफॉर्मेशन इग्नोर करोगे, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो डिफॉर्मेशन हर जगह हो रहा होता है, बट वैसा जगह जहां पे डिफॉर्मेशन का बहुत ज्यादा इंपैक्ट ना हो कंसीडर करने पे भी, वहां पे इग्नोर कर देते, हम लोग बोल देते वो रिजिड बॉडी। तो सिंपली तुम पेन वगैरह हो गया, पेन हो गया, तुम बोल रहे थे स्पेयर हो गया, सॉलिड स्पेयर, ऐसा कुछ भी, मोबाइल हो गया, ये सब तुम्हारा क्या है, बोल सकते हो रिजिड बॉडी का, क्लोज टू रिजिड बॉडी है बोल सकते हो। बट आइडियल एग्जांपल रिजिड नहीं है। तो हम लोग इस चैप्टर में जब भी पढ़ रहे होंगे रिजिड बॉडी ही मान के चलेंगे। और ये जो डिफॉर्मेशन वाला पार्ट है, अगर सच में वो आने लगे, डिफॉर्मेशन अच्छा खासा अगर हो रहा है, उसी के लिए तुमको आगे पढ़ना होता है, 12th के बाद भी पढ़ना होता है फिजिक्स, तो उसमें पढ़ोगे, उसमें डिफॉर्मेशन वगैरह अच्छे से लेना पड़ता है, कितना ऊपर या कितना नीचे, तो वहां पे वो अलग हो जाता है। बट 12th लेवल हम लोग डिफॉर्मेशन वाले पार्ट को इग्नोर करने वाले, थोड़ा बहुत ये डिफॉर्मेशन वाला पार्ट पढ़ोगे, इसमें इलास्टिसिटी करके चैप्टर है, थोड़ा बहुत देखे होगे शायद, क्या उसको बोलते हैं मुझे ध्यान में नहीं है, उसमें आता है ये सब, कितना रॉड का लेंथ छोटा हुआ बड़ा हुआ, वो डिफॉर्मेशन कंसीडर करते हैं, एक चैप्टर है अलग से, वहां पे करेंगे ठीक है। बट इसमें मैकेनिक्स में एटलीस्ट रोटेशन में जब हम पढ़ रहे हैं तो वो चीज को इग्नोर करके चलेंगे। चलो अब आते हैं, रिजिड बॉडी खत्म। अब रिजिड बॉडी का मोशन कितने तरह का हो सकता है? टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी। टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी, तो 3 तरह का बेसिकली मोशन है, यहाँ लिखा भी हुआ है, सामने स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा तुम लोगों को। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, प्योर वर्ड लगाना कोई जरूरी नहीं है, तुम सिंपली बोल सकते हो उसको ट्रांसलेटरी मोशन, सिंपल, ठीक। ट्रांसलेटरी मोशन सबसे पहला तुम्हारे पास क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन या प्योर ट्रांसलेशन, जो भी बोल लो, पर ट्रांसलेशन मतलब ट्रांसलेशन ही है, मतलब उसको और प्योर लगा के ये करने की कोई जरूरत है नहीं, बट बुक वगैरह में लिखा रहता है। ट्रांसलेशनल मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन, जो भी बोल लो। दूसरा है प्योर रोटेशन या सिंपली रोटेशनल मोशन, उसको बोल सकते हैं, या इसको रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशन जो बोलो, या इसको रोटेशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस भी बोला जाता है, रोटेशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस। और थर्ड है तुम्हारे पास जिसमें ट्रांसलेशन भी हो रहा है और रोटेशन भी हो रहा है, मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों का दोनों एक साथ मिक्स हो गया, वैसे मोशन को बोलते हैं सीआरटीएम। शॉर्टकट में लिखते हैं, वहां लिखा हुआ है, हम सीधा सा शॉर्ट में लिख रहे हैं सीआरटीएम, कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन, सीआरटीएम। रोटेशनल और ट्रांसलेशन दोनों हो रहा है, ठीक है। तो इन तीनों का जस्ट हम डेफिनेशन पढ़ेंगे और फिर इसी को डीप में पढ़ने वाले हैं पूरे चैप्टर में। भैया फोन कौन सा मिल रहा है? नियम था एक बार। चलो तो तीनों के डेफिनेशन को हम लोग समझेंगे, ठीक है। पहले अभी जस्ट डेफिनेशन और उसके बाद डिटेल में पढ़ने वाले चैप्टर में। तो सबसे पहला ट्रांसलेटरी मोशन, तुम लोग को बताना पढ़ क्या हो, तो ये सब डेफिनेशन तुम लोग खुद से भी समझना चाहिए। क्विकली बोलो। मतलब ऐसा मोशन जिसमें हर एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सेम हो। बिल्कुल सही, सिंपल डेफिनेशन है, मतलब सिंपल डेफिनेशन है कि वैसा मोशन, तुम्हारा कोई भी बॉडी एक ऐसा मोशन कर रहा है जिस मोशन के दौरान उस बॉडी पे मौजूद हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हर इंस्टेंट पे सेम हो, हमेशा हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मेजर करें तो जितना डिस्प्लेसमेंट इसका आ रहा है उतना इसका आ रहा है, उतना ही सबका डिस्प्लेसमेंट सेम हो हर इंस्टेंट पे, उसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। यहाँ देख लो, मतलब ट्रांसलेशन मोशन स्टेट में बोल सकते हैं।
नहीं, मोशन स्ट्रेट लाइन तो हम नहीं बोलेंगे यार, कोई जरूर नहीं, मैं इसको बता रहे हैं ऐसा क्यों, आ रहे हैं तुमको। देखो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोल देना सही नहीं है, दूसरा चीज भी स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकता है, रोटेट कोई चीज स्ट्रेट लाइन में नहीं कर सकता है, क्या सीधा स्ट्रेट लाइन में क्या करो, चक्का को दौड़ा दो, तुम अपने साइकिल का पहिया को दौड़ाओ स्ट्रेट लाइन, वो भी मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन कोई जरूरी नहीं ट्रांसलेटरी हो रहा, रोटेशन में भी हो रहा होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन तुम सिंपली बोल दिया, और रफ लैंग्वेज में बोल सकते हो, चलता है, मतलब बुक्स वगैरह में कहीं तुम देखो ट्रांसलेटरी मोशन, इसमें ट्रांसलेशन हो रहा है, सिंपल डेफिनेशन है इसका, सिंपल लिख रहे हैं, एवरी पॉइंट या एवरी पार्टिकल has the same displacement, equal displacement at every instant, एक समय पे बराबर उससे नहीं होगा, हर समय पे कभी भी मेजर करें, हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सेम है, हर पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम है, डेफिनेशन यही है, सिंपल सा देखो, दो यहाँ डायग्राम बना हुआ है, ये ब्लॉक है, इसका ये वाला लेंथ 6 है डायमेंशन, जब ये यहां से यहां आया, बीच में मान लो ये वाला कितना होगा निकालो तो जस्ट 10 ही होगा शायद, बीच का गैप, तुम इसमें किसी भी एक पॉइंट फोकस करो, उसका इनिशियल टू फाइनल अगर देखो, जैसे अगर बात करें, ये पॉइंट इनिशियली यहाँ था, फिर ये यहाँ आ गया, देखो अगर इसके बीच डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तो तुमको कितना दिखेगा, 16, जी किसी का भी, मान लो हम इसका देखना चाहते हैं, अभी ये यहाँ पे है, मूव करने के बाद यहाँ आ गए, इसका भी देखेंगे तो 10 और प्लस ये 16, तो सेम डिस्प्लेसमेंट है, सिंपल डेफिनेशन। अब इसमें ऐड जैसे तुम बोल दिए, सेम डिस्प्लेसमेंट हो, सेम वेलोसिटी हो, सेम एक्सेलरेशन हो, क्या तीनों बोलना जरूरी है डेफिनेशन में? एक हो जाएगा सब हो जाएगा, बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट अगर सेम है हर इंस्टेंट पे, तो भाई डेरिवेटिव उसका वेलोसिटी भी सेम होगा, एक्सेलरेशन भी सेम होगा, इसलिए तीनों बोलना जरूरी नहीं है, कुछ बुक में तीनों लिखा रहता, बट सेम डिस्प्लेसमेंट बोल दिए, इसी का जस्ट कंक्लूजन वो हो जाएगा कि मतलब सेम वेलोसिटी भी होगा हर पॉइंट का और सेम एक्सेलरेशन भी होगा, तो एक साथ तुम बोल सकते हो इस ट्रांसलेटरी मोशन में जो बॉडी होता है उसके हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सबका सम हर पॉइंट हर इंस्टेंट पे सेम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट सेम है तो बाकी दो को सेम होना पड़ेगा, ठीक है, ये देख लो हर पॉइंट का वेलोसिटी सेम है, बी 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 हर का वेलोसिटी सेम, सबका सेम, सबका सेम। थोड़ा इसमें अगर डीप में जाके सोचो, थोड़ा डीप में जाके सोचो, तुम्हें हम बोल दिए, जस्ट डेफिनेशन समझ गए वो फुल, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना, थोड़ा हम इसी पे थोड़ा ये करना चाह रहे हैं, ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, हम ये बोल दिए कोई एक बॉडी है, रिजिड बॉडी है, वो ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है कि उसके हर पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम है, हर पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम है, क्या हम बोल सकते हैं वो रिजिड बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा होगा? सोचो और आंसर पहले ही बोल दें, डेफिनेशन बोलता है ट्रांसलेटरी मोशन का डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए, इसको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से मतलब नहीं, वो अलग बात है कि तुम इसी से कंक्लूड कर पा रहे हो कि वेलोसिटी भी सेम होगा और एक्सेलरेशन भी सेम होगा। हम तुम्हें दे दिए एक बॉडी है, उसके हर पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम है एट एवरी इंस्टेंट, हर इंस्टेंट, क्या वो ट्रांसलेटरी मोशन का एग्जांपल होगा? बोलो हर सेम होगा क्या? मतलब दो, हम ये बोल रहे हैं किसी कोई एक रिजिड बॉडी ऐसा मोशन कर रहा है कि उसका हर पार्टिकल का एक्सीलरेशन, हर पार्टिकल का एक्सीलरेशन हर इंस्टेंट पे सेम है, तो क्या बोल सकते हैं कि वह बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? बोलो। बेसिकली ट्रांसलेटरी मोशन अगर तुमको चाहिए, हाँ ठीक है,
ये एक्सीलरेशन सेम है तो एक्सेलरेशन सेम होने से उसका जो डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, कोई मतलब जरूरी नहीं, बहुत कोई जल्दी नहीं जरूरी होगा। नहीं है। एक्चुअली देखो ए सेम होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो, एक्चुअली यही था, मतलब डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट सेम बोलता है। इन लोग का मन में पला रहता है तो उसको बोलोगे वो सीरियस बोल देगा हाँ एक्सीलरेशन सेम है तो वो करना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। देखो कैसे एक्सीलरेशन सेम है, इंटीग्रेट करो, इसलिए बोल रहे हैं डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट बोलता है एडीटी। ठीक है मान गए, ए अगर सेम है सबका तो एडीटी मतलब डेल्टा वी सेम होगा, जी डेल्टा वी सेम होगा। डेल्टा वी सेम है तो मान गए डेल्टा एक्स सेम हो सकता है। सॉरी रुक जाओ, जी जरूर चलिए ऑर्डर में सही नहीं बोला। डेल्टा वी सेम है, डेल्टा वी सेम है मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल सेम है। जी भाई वी इनिशियल सेम अगर नहीं हुआ तो वी फाइनल सेम होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ ऐसा तुम्हारा डेल्टा वी मेरा डेल्टा वी सेम है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वहां तुम्हारा वेलोसिटी सेम होगा। मान लो हम जी शुरुआत में 4 पे रहोगे और 4 से 10 पे गए होंगे और तुम 5 से 11 गए होगे, हाँ डेल्टा वी तो सेम बोल लोगे तू भी और हम भी बोल लेंगे सेम है, लेकिन भाई तुम्हें 11 पे हम 10 पे कहां सेम है। जी अगर इनिशियल कंडीशन भी सेम हो, बोल दे कि इनिशियली दोनों का वेलोसिटी सेम था, ये भी ऐड कर दिया जाए उसमें, फिर बोल सकते हैं चलेगा। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना, इक्वल डिस्प्लेसमेंट है तो इक्वल वेलोसिटी होगा, इक्वल एक्सीलरेशन होगा। बट इक्वल एक्सीलरेशन है, कन्वर्स अगर आओगे तो पंगा फंस सकता है, डायरेक्टली तुम नहीं बोल सकते हो। ठीक है, दूसरी बात डेल, अब तुम्हें दे दी वेलोसिटी सेम है, अब बोल सकते हो ट्रांसलेटरी मोशन, वेलोसिटी सेम है, ये सब लिख सकते हो। एक्सीलरेशन सेम होना डज नॉट इंप्लाई कि ट्रांसलेटरी मोशन है, वेलोसिटी सेम है। ये भी हो सकता है। अब बोल सकते हैं वेलोसिटी का इंडिकेशन अगर vdt वो डेल्टा एक्स आएगा। डेल्टा एक्स क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है। जी तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली होता है क्या? चेंज इन पोजीशन, ऑलरेडी डेल्टा लगा हुआ है, लेकिन जब तुम वेलोसिटी बोल रहे हो तो वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी डिफरेंट चीज है। तो इसलिए ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट बोलो या वेलोसिटी बोलो, दोनों बिल्कुल ही सेम चीज है, सेम डिस्प्लेसमेंट सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी सेम डिस्प्लेसमेंट, लेकिन एक्सीलरेशन वाले में फंस जाएगा पंगा। ठीक है, जी तो ऐसा कुछ लिख सकते हो अगर लिखना चाहते हो तो। अगर डिस्प्लेसमेंट सेम है, डेल्टा एक्स अगर सेम है तो डेल्टा बी भी, डिस्प्लेसमेंट सेम है तो बी भी सेम होगा, बी सेम है तो ए भी सेम होगा। लेकिन अगर ए सेम है डज नॉट इंप्लाई कि बी सेम होगा। बट अगर बी सेम है तो वो इंप्लाई करता है डेल्टा एक्स सेम होगा। यानी ये वाला यहां से यहां क्या गए, कहां गए, कहां गए, यहां से यहां जाना दोनों तरफ ट्रू है। हम इसको ऐसे लगाते हैं, ऐसे मैथ्स में लगाया भी जाता है बाय जी कंडीशन, मतलब इधर से इधर भी जा सकते हो, इधर से इधर भी आ सकते हो। इफ एंड ओनली इफ करे, कभी थ्योरम में लिखा हुआ रहता होगा, देखते हो नहीं तो ग्राम बुक तो इफ एंड ओनली इफ, हाँ इधर से भी उधर से भी कुछ इसी तरह का। डेल्टा एक्स से भी तुम दोनों तरफ जाओ ट्रू है, बट भी से दोनों तरफ नहीं जा सकते। भी अगर सेम है तो ए सेम होगा, बट ए सेम होगा तो बी सेम नहीं होगा। लिख सकते हो, वर्ड्स में इसी को लिखो तो 4-5 लाइन हो जाएगा। बट अगर इस नोटेशन को समझ रहे हो तो लिखना आसान होता है, जल्दी लिखने में। चलो ठीक, तो ट्रांसलेटिव मोशन भी अपना हो गया। डेफिनेशन बोलता है इक्वल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। चलो लिखना है तो लिख लो, और लिख लिए तो बोल दो, आगे बढ़ते हैं फिर। जी मैं लिख लिए। लिख लिए तो बढ़ते हैं, चलो। अब आता है अपना दूसरे तरह का मोशन, जो कि था प्योर रोटेशनल मोशन या सिंपली रोटेशनल मोशन इसको बोल सकते हो, या रोटेशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस। रोटेशनल मोशन, चलो जैसे को रोटेशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस भी बोला जाता है बार बार। ठीक है, ये टॉपिक पे वापस से हम लोग आएंगे, वहां पे एनालिसिस करेंगे, बट यहाँ पे जस्ट डेफिनेशन समझ लें। तुम लोग बताओ रोटेशनल मोशन क्या होता है? तो ऐसा मोशन जिसमें फिक्स एक्सिस के अलावा बॉडी सर्कुलर मोशन करता है बिल्कुल एट अ सही, फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम बिल्कुल सही, एक्सिस ऑफ रोटेशन। बिल्कुल सही। सबका रोटेशन ओमेगा भी अबाउट सेम होता है। ए फिक्स्ड एक्सिस, फिक्स्ड एक्सिस, ये क्या है? देख लो, कोई भी बॉडी है, ठीक है, वो ऐसा मोशन कर रहा है
ऐसा मोशन कर रहा है कि किसी एक फिक्स्ड एक्सिस के रिस्पेक्ट में, फिक्स्ड एक्सिस मतलब एक ऐसा लाइन बोल लो, लाइन ऐसा में जो फिक्स्ड है मतलब क्या, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो नहीं मूव कर रहा, उस एक्सिस को तुम फिक्स कर दियो, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रुका हुआ। जब भी फिक्स्ड बोल रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, नहीं कुछ बोल रहे हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो एक ऐसा एक्सिस है जो फिक्स्ड है और उसके रिस्पेक्ट में उस रिजिड बॉडी का हर पार्टिकल एक सर्कल में घूम रहा है, हर पार्टिकल एक सर्कल में घूम रहा है। जैसे यहाँ कर देख लो, यह तुम्हारा एक्सिस है, जेड एक्सिस, यह एक्सिस ग्राउंड प्लेन में आराम से रुका हुआ है और इसके अबाउट इस रिजिड बॉडी में मौजूद हर पार्टिकल अपने अपने रेडियस में घूम रहा है। सबका आर अलग अलग है, इसका आर बड़ा होगा, सारा पार्टिकल अपने अपने रेडियस वाले सर्कल में घूम रहा है और सारे पार्टिकल रेडियस का सेंटर कहां लाई कर रहा है, इस एक्सिस पे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मतलब इस एक्सिस पे मौजूद पॉइंट एक सेंटर का काम कर रहा है और उसके बाद बहुत सारा सर्कल है, डिफरेंट आर का डिफरेंट रेडियस का तुम्हारे पास सर्कल है और उस पे पार्टिकल्स को अपना अपना मूव करना। सिंपल, तो सिंपल तुम देख सकते हो इस मोशन के दौरान अगर हम तुमसे पूछें इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या है, तुम बोलोगे आर ओमेगा सर्कल, इसका क्या है, इसका भी आर ओमेगा, लेकिन इसका आर अलग है और इसका अलग है, इसीलिए इस पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा वह इसका हो कोई जरूरी नहीं है। मतलब यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स हैव डिफरेंट वेलोसिटी, जो कि ट्रांसलेटरी मोशन में नहीं हुआ था। ट्रांसलेटरी मोशन में क्या था, सबका वेलोसिटी भी सेम था। तो ट्रांसलेटरी मोशन तुम पढ़े उसके जस्ट पहले वह चीज तुम भूल जाओ, वो तुम अभी तक पढ़ रहे थे, एनएलएम वगैरह वगैरह, तुम क्या करते थे, सीधा बोलते थे ब्लॉक का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या, ब्लॉक पे मौजूद हर पॉइंट का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही चीज के अंदर अब अलग अलग पॉइंट का, तुम सिंपली ये नहीं बोलोगे ये मेरा रिजिड बॉडी है इसका वेलोसिटी इतना है ना, ऐसे नहीं चले। रिजिड बॉडी में मौजूद उस पॉइंट का वेलोसिटी ये है, इस पॉइंट का वेलोसिटी ये, मतलब उसके अंदर भी अब अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग वेलोसिटी है। अब तुम सिंपली स्टेप से नहीं बोल सकते, कोई किसी ब्लॉक को हम ऐसे घुमा दे, रोटेशन में करा दे, अब तुम सिंपली नहीं बोल सकते ब्लॉक का वेलोसिटी कितना, नहीं बोल पाओगे। ब्लॉक पर हर पॉइंट का वेलोसिटी अलग अलग है, क्योंकि हर पॉइंट अपने अपने रेडियस में घूम रहा है और सबका रेडियस अलग है, इसलिए आर टाइम्स ओमेगा करेंगे वेलोसिटी सर्कुलर मोशन वाला, सबका अलग लगेगा क्योंकि आर अलग अलग है। इसीलिए अब इसका करना होगा, उसमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट वाइज एनालिसिस, हर पॉइंट का अलग अलग कहानी करना, ये सब पॉइंट का अलग अलग तुम्हारा क्या वेलोसिटी। तो सिंपल इसका डेफिनेशन यही हो जाएगा रोटेशनल मोशन का, एक ऐसा मोशन जिसमें उस रिजिड बॉडी का हर पार्टिकल एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा, सिंपल सर्कल में मूव कर रहा, सर्कल में मूव कर रहा। चलो, और जब ये सर्कल में मूव कर रहा है तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे तुम एंगुलर वेरिएबल्स वगैरह को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जो कि हम लोग करने वाले हैं, आगे पूरे डिटेल में करने वाले हैं। कुछ सर्कुलर मोशन जैसा ही होगा। अगर हम यहाँ जस्ट देखें, मान लो दो पार्टिकल कंसिडर करते हैं, यहाँ का पार्टिकल ए, यहाँ पे एक पार्टिकल कंसिडर करते हैं बी, ए का रेडियस अपना है और बी का भी अपना डिफरेंट रेडियस है। मान लो ए का डिस्टेंस इस एक्सिस से, क्योंकि उसी का बॉडी कर रहा है, मान लो ये डिस्टेंस तुम्हारा स्मॉल आर है और इसी एक्सिस से ये बी जो कि ज्यादा डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, इसका रेडियस मान लो कैपिटल आर। तो पार्टिकल ए स्मॉल आर रेडियस में मूव कर रहा हो, पार्टिकल भी कैपिटल आर रेडियस में अबाउट जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस को बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस पर रोटेट करता है तो उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और यहां पे वो एक्सिस क्या, फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये बी मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, ठीक है। हम ये बोलने वाले हैं तुम लोगों को कि जब ये मूव कर रहा है तो ये लाइन देखो, ये लाइन रोटेट कर रहा है, अब ये लाइन यहाँ है, जब ये यहाँ आ जाएगा तो यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ चला जाएगा, रोटेट कर रहा है। तो हम एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन कर सकते हैं, ओमेगा एक्सिस, यहां से आर डिस्टेंस पे ए पार्टिकल, एक्सिस में मौजूद मान लो वो पॉइंट
जो कि फिक्स्ड होगा, एक्सिस मूव नहीं कर रहा है, ए मूव कर रहा है। तो हम ये बोल रहे हैं जब यहाँ से यहाँ आ जाएगा सर्कल में मूव करके, जब यहाँ आ जाएगा ये कुछ थीटा एंगल घूम गया होगा, सर्कल वाला कंसेप्ट। जी फिर थीटा किस रेट से चेंज हो रहा है? एक्सिस से ज्वाइन होने वाला लाइन अपने आप में घूम रहा है क्योंकि ये सर्कल में मूव कर रहा है। या थीटा किस रेट से चेंज होगा उसको हम बोल सकते हैं ओमेगा। जी ओमेगा किसका? ओमेगा ऑफ ए। इस ए पॉइंट का, या ये जो भी पार्टिकल है वहां पे पॉइंट है जो भी, उसका ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। उसी तरह बी क्या करते हैं जो कैपिटल आर में है, सेम एक्सिस के अबाउट बड़े रेडियस में मूव कर रहा है। बी पॉइंट ये कुछ मूव होकर के मान लो यहाँ चला गया, सेम रेडियस आर रहा लेकिन घूम गया किसी एंगल थीटा से, अल्फा से, जो भी बोलो। मान लो इसको हम थीटा डैश कर देते हैं जस्ट डिफरेंशिएट करने के लिए। तो डी थीटा डैश बाय डी टी ओमेगा ऑफ क्या हो जाएगा? बी। ऐसे ही हम इस मोशन के दौरान, और ऑब्वियसली ओमेगा को डिफरेंशिएट कर दोगे तो तुम अल्फा पे चले जाओगे। एंगुलर एक्सीलरेशन जान रहे हो तुम। ये लिखने का मेरा मकसद क्या वो समझो भाई। डी थीटा डैश की ओमेगा बी है। सिमिलरली बहुत सारा पॉइंट है इस बॉडी में, सबका अपना अपना एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते। क्या ये सारा एंगुलर वेलोसिटी इक्वल आएगा या डिफरेंट आएगा? क्वेश्चन है, इज ओमेगा ए इज इक्वल टू ओमेगा बी? आंसर तुम लोग को देना, क्यों डेफिनेशन जान रहे ये इक्वल लग रहा है, इक्वल आना चाहिए। क्यों इक्वल नहीं हुआ तो क्या प्रॉब्लम? हाँ क्योंकि सारा पार्टिकल टाइम के रेस्पेक्ट में सेम ही एंगल डिस्प्लेस कर रहा है। सेमी एंगल क्यों करें? बोले डिफरेंट करें तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगा यार? हम बोल रहे हैं एक पार्टिकल 20 डिग्री, बोलो सारा पार्टिकल एक ही साथ में फिक्स एक्सिस के अलाउंड रोटेट कर रहा है। बट हम बोल रहे हैं ए पॉइंट 20 डिग्री घूम जाए, बी पॉइंट 30 डिग्री घूम जाए सेम टाइम में। सेम टाइम में ये जो 20 डिग्री घूमा और बी जो 30 डिग्री घूमा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसको कंट्राडिक्ट कैसे करोगे? ऐसा नहीं हो सकता। वे नहीं हो रहा है क्योंकि सारा पार्टिकल का ये भी सेम है, मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी सेम कहाँ है यार? वेलोसिटी सेम है ही नहीं। आर ओमेगा सबका डिफरेंट है, आर ही अलग है सबका। वेलोसिटी सेम है ही नहीं। वेलोसिटी सेम फिर तो तुम पढ़ ही रहे थे पहले ही से। ब्लॉक का सेम वेलोसिटी, सब पॉइंट वेलोसिटी। ये ट्रांसलेटरी मोशन पहले का कहानी था, ये हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले। जस्ट यहाँ टाइप्स ऑफ मोशन कैसे समझ रहे हैं हम लोग। रोटेशन पे फोकस करेंगे, इस पे फोकस करेंगे। इसमें हर पॉइंट का वेलोसिटी अलग अलग होता है। तो वापस से आंसर है रिजिड बॉडी है, इसीलिए अगर दोनों का थीटा अलग लोगे ना तो तुम जस्ट करके देखना, दिखेगा तुमको कि भाई दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चेंज हो जा रहा है, जो कि नहीं हो सकता। सिंपल सा चीज है, तुम खुद से बना के देखना। ऐसे में बोलोगे तो बना सकते हैं। रिजिड बॉडी का डेफिनेशन यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं और कुछ नहीं। अगर ये 20 डिग्री घुमा, ये 30 डिग्री घुमा, दोनों का जो बीच का ये देख रहे हो ना, ये कम रहेगा, बाद में तिरछा हो जाएगा, हाइपोटेनस जैसा काम करेगा, लेंथ बढ़ जाएगा या घट जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, जो कि रिजिड बॉडी के डेफिनेशन को कंट्राडिक्ट कर देता है। वापस से यहाँ पे यह चीज जो लिख रहे हो, तो हर पॉइंट का ध्यान रखना। रोटेशनल मोशन में हर पॉइंट, रिजिड बॉडी है तो, वापस से रिजिड बॉडी है तो हर पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा। प्रैक्टिकली हो सकता है कि हम एक्सपेरिमेंट करें तो नहीं हो रहा, लगभग होगा ही होगा, क्योंकि रिजिड बॉडी लगभग तो रहता ही है। ये सब चीज अगर बोले तो पेन हो गया, मोबाइल हो गया, कोई आयरन का रॉड हो गया, रिजिड बॉडी एग्जैक्टली नहीं, बट लगभग वो रिजिड बॉडी है यार। आयरन के रॉड में क्या इलोंगेशन और कंप्रेशन होगा? नहीं होता, लगभग नेग्लिजिबल होता है। तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा बी होगा, इसलिए यहां लिख लो सीधा सीधा कि रोटेशनल मोशन के दौरान, रोटेशन जब हो रहा होता है, रिजिड बॉडी के हर पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी सेम होता है। लिख लो कॉपी में। during the rotational motion of a rigid body,
during the rotational motion of a rigid body, comma, all the particles या points भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, all the particles या points on the rigid body have the same angular velocity, have the equal angular velocity. सबका angular velocity ओमेगा 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 ही होगा, इसलिए सीधा सीधा बोला करेंगे यह रिजिड बॉडी है, इसका ओमेगा इतना है, मतलब इसके हर पॉइंट का ओमेगा इतना है, बट वेलोसिटी हर पॉइंट का सेम होगा, कोई जरूरी नहीं, ये भी लिख लेना, एंगुलर वेलोसिटी सेम है, बट वेलोसिटी जो तुम पहले से पढ़ते हो भी वो भी सबका अलग अलग हो सकता है, ठीक है जी उसके सेम होने का गारंटी नहीं है, वो सर्कुलर मोशन से ही दिख रहा है, ठीक है। रीजन ओमेगा सबका ओमेगा सेम है, इसका यही होगा, अगर नहीं सेम हुआ तो दो भी पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, क्योंकि 20 से घूमेगा, ये 30 से घूमेगा, आर्क से बना के देखोगे, सिंपल सर्कल लगाओगे, थोड़ा सा बेसिक तुम ये प्रूव भी कर पाओगे डिस्टेंस चेंज। हाँ भैया। हाँ चलो, ओमेगा इक्वल ओमेगा भी हो गया, ओमेगा डिफाइन कर दिया, पहले सर्कुलर मोशन है, ये टर्म हम लोग जान रहे हैं, ओमेगा को डिफरेंशिएट कर दो, अल्फा हो जाएगा, तो क्या अल्फा भी सबका सेम होगा? अल्फा हर पॉइंट का सेम होगा, डी ओमेगा बाय dt। जब ओमेगा ही सेम है हर पॉइंट का हमेशा, तो अल्फा भी सेम होना ही पड़ेगा। जी तो ओमेगा एंड अल्फा सेम होता है, बट भी सबका अलग अलग है, भी सबका अलग अलग, भी सेम नहीं होगा, अल्फा भी सेम होगा और ओमेगा इक्वल डी थीटा बाय dt भी सेम होगा। अब जब ओमेगा सेम है, ध्यान दो यहाँ पे, ओमेगा अगर सेम है तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा? 0। जी इस बॉडी में कोई भी दो पॉइंट पकड़ लो, किसी के एक के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे का तुमसे पूछ दिया एंगुलर वेलोसिटी बताओ, तो क्या बताओगे? 0। देखो ये नहीं भैया नहीं, 0 तो नहीं बोल सकते, क्योंकि ओमेगा है ओमेगा भी, ठीक है, इक्वल है, ठीक है। मतलब परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होगा, मतलब उसका देखना पड़ेगा भाई, जो दोनों के बीच अच्छा अगर ऐसा लगा है तो क्या प्रॉब्लम है, हम बोले अगर ओमेगा सेम है, रिलेटिव का कांसेप्ट लगा रहे हैं, ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा बी, इंटरेस्टिंग है, ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी रिलेटिव वाला कांसेप्ट लगाते हैं, ओमेगा ए माइनस ओमेगा बी, और हम जान रहे ओमेगा सबका सेम है, तो आ तो रहा है 0। बताओ तुम लोग, ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा डिस्कशन, और तुम जस्ट पीछे बोल दियो कि किसी पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दूसरा पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, तो सर्कल में घूम रहा है तो रोटेट तो कर ही रहा है, तो ओमेगा 0 कैसे हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू किसी भी पॉइंट के? जी तो ये दोनों स्टेटमेंट कंट्राडिक्टरी जैसा महसूस हो रहा है, इसको कैसे रिजॉल्व करोगे? और पॉइंट दोनों सही, ओमेगा हर पॉइंट का सेम है, ये भी हम तुमको लिखवाए हैं, और एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरा पॉइंट सर्कल में घूम रहा है, ये भी तुमको बताए हैं, और दोनों पॉइंट सही है, एक साथ दोनों का दोनों पॉइंट सही है। अब ये गड़बड़ क्या हो रहा है, मीटिंग एंड होने वाला, सोचो, वापस से लिंक भेजो।